बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खलील अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आपको सूरत हाल का मालूम है, सारा दिन टीवी पे यही बातें चलती रहती हैं। पंजाब की सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल, इवन के इस्लामाबाद की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सियासतदान जो है वो अपनी अना के पीछे लगे हुए हैं और एक दूसरे को नीचा गिराने की वजह से जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है और ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। तो आज हमेशा की तरह हमारे साथ नवीद इकबाल नून साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई, सबसे पहले तो आपने ये बताना, क्योंकि आम पब्लिक ये नहीं जानती कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, या अगर डिफ़ॉल्ट मुल्क हो जाता है तो फिर इसकी क्या निशानियाँ, ये कैसे पता चलेगा। तो पहले तो आप मेरे इन दो सवालों का जवाब दें, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। खलील भाई, बेसिकली सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट को समझने की ज़रूरत है कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है और डिफ़ॉल्ट करते हैं हम लोग क्यों हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि करप्शन हमारे यहाँ एक जो है वो कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। ये करप्शन हमने करनी है, करप्शन करके जो है वो हमने पैसा जो है वो मनी लॉन्डर कर देना है। अब मनी लॉन्डर जब होता है तो देखें ना, पाकिस्तानी करेंसी की आपके पास कोई वैल्यू नहीं है ऐसा, क्योंकि पूरी दुनिया इस टाइम जो ट्रेड कर रही है वो डॉलर्स के अंदर कर रही है। अगर आपने किसी फॉरेन बैंक अकाउंट के अंदर भी कुछ, अगर आपने कोई रिजर्व रखने हैं, अपने को पैसे रखने हैं या कुछ अपना करप्शन के कोई पैसे रखने हैं, तो वो आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर तो आप रख नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो वो आप कहीं ना कहीं रियाल में, डॉलर्स में और यूरोस के अंदर जो है वो पैसे रखेंगे। तो बेसिकली होता ये है कि जिन ममालिक के अंदर अगर आप ये पैसे रखने जाते हैं या अपना करप्शन का पैसा जब आप छुपाएंगे, तो वो करप्शन का पैसा इस तरह से होता है कि वो फिर यहाँ से डॉलर्स ही जो है वो लॉन्डर होता है। डॉलर्स लॉन्डर होंगे तो आगे वो इजीली एक्सेप्टेबल होते हैं और वो डॉलर्स जो है मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर जाके जो है वो करप्शन के, क्योंकि होते हैं करप्शन के पैसों के ज़रिए कमाए जाते हैं, तो वो डॉलर्स जाके उन बैंकों के अंदर जो है वो रिजर्व पे चले जाते हैं, वो वहाँ पे स्टॉक हो जाते हैं क्योंकि करप्शन के होते हैं मोस्टली। जैसे जैसे हमारे यहाँ डॉलर्स की कैपेसिटी, डॉलर्स के ज़ख़ीरा जो है वो कम होता जाएगा, रिजर्व्स कम होते जाएंगे, वैसे वैसे हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमने इंटरनेशनली, आपको पता है, ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। लेट्स सपोज अभी आप यहाँ इस्लामाबाद से किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो लाहौर से पेमेंट विड्रॉ कर रहा है। इसी तरह से सेकंड पर्सन एक लाहौर से पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है यहाँ इस्लामाबाद किसी शख्स को, और वो यहाँ इस्लामाबाद से पेमेंट विड्रॉ कर रहा है। अब दोनों शहरों में जो बैंक्स मौजूद हैं उनके दरमियान में किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है सच। ना आपने पैसे वहाँ भेजे फिज़िकली, ना वहाँ से फिज़िकली पैसे यहाँ आए। तो इसमें ये होता है कि जब फिज़िकली आप जो है वो पैसों के लेन देन नहीं कर रहे होते, तो उसमें होता ये है कि आप एक दूसरे से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे हम फॉरेन रेमिटेंसेस की बात करते हैं, तो वो फॉरेन रेमिटेंसेस इस तरह से होती हैं कि जैसे अभी मैं लेट्स सपोज अमेरिका से अपने किसी अजीज़ को $100 भेज रहा हूँ, तो वो $100 जब वो वहाँ से आएंगे तो वो मेरे स्टेट बैंक को कहेंगे, वहाँ से कोई भी बैंकिंग चैनल जो जहाँ से भी मैं $100 जाके जमा कराऊंगा, तो वो स्टेट बैंक को कहेंगे जी इस शख्स ने वहाँ पे हमें $100 दे दिए, आप अपने इस फलाने शख्स को यहाँ पे पाकिस्तान में अपनी पेमेंट के अंदर, करेंसी के अंदर पेमेंट कर दें। तो वो पेमेंट आपको यहाँ पे हो जाएगी $100 के अगेंस्ट 2200-2300 रुपये आपको यहाँ पे 22-23 हज़ार रुपये आपको मिल जाएगी। इसी तरह से जब मैंने यहाँ से कुछ बाहर से चीज़ परचेज़ करनी है, तो मुझे मेरा बैंक यहाँ से पाकिस्तानी करेंसी के अंदर पैसे ले लेगा और वहाँ पे वो स्टेट बैंक को भेजेगा रिक्वेस्ट, जिसको हम एलसीज बोलते हैं, और वो रिक्वेस्ट आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी कि जी अब आपके पास वो जो हमारा क्रेडिट पे $100 पड़ा था आप उसको यूटिलाइज़ कर लें और वहाँ से मैं फलानी चीज़ परचेज़ करके, लेट्स सपोज एक टेलीफोन है या एक कार्ड है या हेलमेट है, वो आप हमें परचेज़ करके हमें यहाँ पे आप शिफ्ट कर दें या आप कुरियर कर दें या आप हमारे मुल्क में जो है वो शिप कर दें आप इसको। तो ये इस तरह से बैंकिंग चैनल काम करता है। अब इस टाइम ये डिफ़ॉल्ट हम क्यों कर रहे हैं या डिफ़ॉल्ट की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, वो इस वजह से जा रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे पास जो है वो इस टाइम ना होने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तानी इस चीज़ पर एतबार नहीं कर रहे कि जी जो हम पैसा यहाँ से भेजेंगे वो एक्चुअली वहाँ पर पहुँचेगा या मनी लॉन्डर होगा। ठीक है। दूसरा, जो पैसे हमारे पास बाहर से जो हम लोन्स की या कर्ज़ों की मद में लेते हैं, वो मोस्टली हम ऐसे फजूल के प्रोजेक्ट्स में, जिनके ऊपर हमें कई परसेंट जो है वो एक्स्ट्रा, हमें डबल ट्रिपल हमें लोन देना, अपना हमें सूद देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगा देते हैं। वो प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? जैसे देखें, हमारे यहाँ लोगों की परसेप्शन ये है कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जो कि हमें ऑन ग्राउंड नज़र आए,
जैसे आप सेहत कार्ड का कहते हैं, सेहत कार्ड आपको कई जो अपना जो ऐसे लोग हैं जो कि डिज़र्व करते हैं, अब वो डिज़र्विंग लोगों को तो आप जाके ढूंढेंगे, फिर आप उनके पास सेहत कार्ड देखेंगे, लेकिन दिखाने के लिए आपके सामने मेट्रो हर जगह मौजूद है, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी डॉलर्स के अंदर दे रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से भी डॉलर जा रहा है, इंटरेस्ट की सूरत में भी डॉलर जा रहा है। जो हम लोन्स बाहर से लेते हैं वो हमारा इंटरेस्ट की सूरत में और मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में वो हमारे डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं। इस टाइम मसला ये है कि हमारे पास रिजर्व के अंदर इस टाइम यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास कोई डॉलर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी बेसिकली जो ट्रेडिंग करेंसी है इसके अंदर, जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, हम ऑथोराइज्ड हैं कि जिस करेंसी के अंदर हमें ट्रेड अलाउड है, वो ट्रेड हमारी अलाउड है सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के अंदर। अब वो डॉलर्स ना होने का मतलब ये है कि हम इस टाइम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। एलसी बेसिकली यही चीज़ है, जब आपकी एलसीज फंस जाएँ, एलसीज रुक जाएँ और इस बात पे रुकें कि यार ये इस चीज़ गैर कानूनी है या कानूनी है या लीगल है इलीगल है, इस चीज़ के ऊपर हमारी एलसीज नहीं रुक रही। हमारी एलसीज इस वजह से रुकी हुई है कि हमारे पास डॉलर नहीं है कि जिस डॉलर को हम भेजें और हम वहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स और हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं वो मंगवा सकें। ये भी जो आपके सामने है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक नया कानून अभी थोड़ी देर रिस्ट्रिक्शंस लागू करने जा रहे हैं बाय द लॉ के भी आपने 2 दुकानें बंद कर देनी है और आपने मिलें बंद कर देनी है और आपने इतने दिन काम करना है, इतने दिन काम नहीं करना, आपने ऑफिस के अंदर इतनी फोर्स अप्लाई करनी है, इतनी नहीं रखनी, इतनी बाई होम करेगी, फ्रॉम होम करेगी, इतनी आप ऑफिस में रख सकते हैं। ये सब कुछ एनर्जी बचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो डैम्स जो हैं वो फुली फंक्शनल नहीं है, तो हमें अपना तेल के ऊपर बिजली बनानी पड़ेगी। तो अब तेल मंगवाने के लिए भी तो ऑब्वियसली हमें डॉलर चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। डॉलर होगा तो हम तेल मंगवा पाएंगे, डॉलर होगा तो हम तेल मंगवा के उसे बिजली बना पाएंगे और लोगों को दे पाएंगे। जब वो डॉलर ही नहीं है तो कहाँ से तेल मंगवाएंगे, कहाँ से बिजली बनाएंगे। और अभी ये कुछ दिनों में आपके यहाँ जो है वो एक क्राइसिस और भी सर उठाने वाला है, जिसको हम ऑयल क्राइसिस कहते हैं, कि आपको इस्लामाबाद तो ठीक है, आपको मोटरवेज तक हालात आपके ठीक रहेंगे, लेकिन इस्लामाबाद और मोटरवेज के बाहर आपको जो है वो बाकी शहरों में आपको पेट्रोल की शॉर्टेज का भी कुछ दिनों में सामना करना पड़ेगा इसी ऑयल क्राइसिस की वजह से। बाकी आपने देखा होगा कि एकदम से अभी आजकल सोने का रेट भी बढ़ना शुरू हो गया। तो पहले तो हमारा जो है ना वो कुछ तबकात ऐसे थे ना कि जो कि पाकिस्तान में करप्शन करते थे और मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ऑब्वियसली वो डॉलर्स को ही लॉन्ड्रिंग करते थे, पाकिस्तानी रुपीस करेंसी जो थी उसमें करप्शन की, उसको कन्वर्ट किया डॉलर में और उसको फिर लॉन्डर कर दिया किसी और मुल्क में। अब ऑब्वियसली डॉलर तो है नहीं, तो लॉन्डर क्या करें। तो अब ये है कि पाकिस्तानी रुपया दे के सोना उठाया जा रहा है और उस सोने को लॉन्डर किया जा रहा है कि उस सोने को जाएंगे दुबई, अरब कंट्रीज़, अफ्रीका वगैरह या कोई ऐसे ममालिक जहाँ पर वहाँ पे एजेंसियाँ ज़्यादा जो हैं इन चीज़ों पर फोकस नहीं करती, तो वहाँ जाएंगे, सोना देंगे, डॉलर लेंगे और उसको फिर हम डिपॉजिट करा देंगे। तो आजकल एक नई टर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आजकल ये जो सोने का रेट एकदम इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, तो बेसिकली ये पाकिस्तानी करेंसी दे के सोना परचेज़ किया जा रहा है। और पहले जहाँ पे वो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, डॉलर्स को लॉन्डर किया जाता था और मुख्तलिफ करेंसीज को लॉन्डर किया जाता था, वहाँ पे अब आपका सोना भी लॉन्डर होना शुरू हो गया, जिसको आप गोल्ड लॉन्ड्रिंग का नाम भी दे सकते हैं। नवीद भाई, कहने का मतलब ये है कि अब सोने की भी लॉन्ड्रिंग शुरू हो गई है जी। और उसके बाद फिर ये है कि गैस का बुरान भी अभी आ रहा है, आटे का बुरान ऑलरेडी चल रहा है और अभी आपने ऑयल का भी बुरान बता दिया है। सिंपल सी सीधी सी बात आवाम को समझाने वाली ये है कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है जी। जब तक डॉलर नहीं होगा तो तब तक ये मामला हल नहीं होगा, मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। लेकिन आम आवाम अब ये समझती है कि मुल्क अगर डिफॉल्ट करता है तो उसके इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा। हाँ जी, तो ये सबसे ज़रूरी बात है आवाम के लिए मेरी तरफ से। मैं क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि यार अगर डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि है ना कुछ अपना हमारे यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोग हैं जो कि समझते हैं कि यार अच्छा अभी डिफ़ॉल्ट कर गया, अच्छा जी उसको अगर वो हुकूमत बना रहा है, वो तोड़ रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है जी, हमें तो अपनी रोज़ी रोटी से फ़िक्र है। तो मैं उन रोज़ी रोटी वालों को थोड़ा सा एक चीज़ समझाना चाहूँगा, अगर आप गौर से सुनना पसंद करें, वो मेरे नाजरीन, आपके नाजरीन, मेरे नाजरीन सुनना पसंद करें उस चीज़ को।
जो हमारे यहाँ जो डिफ़ॉल्ट एक डिक्लेयर हुआ उसके अंदर जो हमारे मालियाती इदारों ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई वो लेबनान था और बहुत सारे ममालिक थे। बेसिकली होता क्या है, देखें मैंने वोट दिया, लेट्स सपोज लास्ट टाइम इमरान खान को या नवाज शरीफ को या जरदारी को, तो बेसिकली मैंने उसको वोट नहीं दिया। ये मैं पब्लिक के लिए भी मैं ये बात करना चाहूँगा उनको समझाने के लिए। बेसिकली मैं समझता हूँ कि मैंने वोट दिया और मैं अपने पसंदीदा हुक्मरान को पसंदीदा जो अपना लीडर है मैं उसको मैंने हाकिम बना दिया अपने मुल्क का। ऐसा नहीं होता भाई। होता ये है कि जब आप वोट देते हैं तो बेसिकली आप एक इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, बेसिकली आप उसको ऑथोराइज कर रहे होते हैं इस चीज़ का कि भी आप जाओ, आप जाके हमारे हक में जो बेहतर है या नहीं है या जो भी आप फैसले करोगे उसके बैक पे मैं मौजूद हूँ। ये इसी तरह से है जैसे आप किसी को एक पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो कि यार आप ऑथोराइज्ड हो मेरी तरफ से कि आप जाओ इस जगह को बेचो, या आप ऑथोराइज्ड हो आप जाओ इस कंपनी के मामलात को अपने हिसाब से जिस तरह से मर्जी दिल करे उसको चलाओ। तो ये बेसिकली अथोराइजेशन है पब्लिक की तरफ से, आपका वोट अथोराइजेशन है कि जिसको आप हुक्मरान बना के भेज रहे हैं वो आपकी तरफ से जाके जो मर्जी जिस तरह से मर्जी फैसला करे। अब वो हुक्मरान आता है, वो आके करप्शन करता है, ठीक है, वो करप्शन करता है या नहीं करता वो एक सवाल अलग है, या उसकी नालायकी होती है जिस वजह से भी आप उसको व्हाट्सएवर यू हैव कंसीडर्ड दैट कि वो जो फैसला लेगा उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आना है, क्योंकि आप उसको ऑथोराइज कर रहे हो अपने वोट के ज़रिए कि जाओ और जाके हमारे फैसले करो। अब वो आता है उसके फैसलों से मुल्क को जो भी नुकसान हो, यानी कि पिछले 70 सालों में हमने वोट के ज़रिए जिन हुक्मरानों को इक़्तिदार में भेजा उन हुक्मरानों ने आके कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए, उन कर्ज़ों के इंटरेस्ट हमारे ऊपर पड़े। तो अब जब भी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा, हमने जिन जिन इदारों से कर्ज़े लिए होंगे, हमने जिन जिन मालियाती इदारों से, बैंक से, मुमालिक से कर्ज़े लिए होंगे, वो हमसे वसूलेंगे ना कि इन हुक्मरानों से, क्योंकि इनको आर्जी तौर पर अथोराइज्ड हम करते हैं। हर 5 साल बाद हम इनको अथोराइज करते हैं कि अगले 5 साल आप हमारे फैसले आपने लेने हैं। तो ये जो फैसले लेंगे ये कहीं पर किसी मुमालिक में ना बैन होंगे हुक्मरान, ना ये किसी मुमालिक में इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी इन हुक्मरानों के ऊपर, ना ही किसी मुल्क के किसी बैंक अकाउंट को इन हुक्मरानों के किसी बैंक अकाउंट को सीज किया जाएगा, क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप इस बात को समझें, ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी सूरत में। खलील भाई, रिस्पॉन्सिबल कौन है? पब्लिक, जिसने अथोराइज किया वोट के ज़रिए इसने पब्लिक ने अथोराइज करके इनको इक़्तिदार में बिठाया। इवेंचुअली क्या होना है? आपका सवाल पे मैं आ जाता हूँ आपके सवाल पे। इवेंचुअली होगा क्या? इवेंचुअली ये होगा कि डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में हमारे जितने भी पूरे मुल्क के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, किसी भी आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर 10,000 रुपये है, मेरा बैंक अकाउंट है उसके अंदर 1 लाख रुपए है, वो सील हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा। हम उस अकाउंट को ना ही पेमेंट विड्रॉ के लिए ना ही पेमेंट डिपॉजिट के लिए हम उसको यूज़ कर सकेंगे। उसके अंदर जो पैसे होंगे वो उन्हीं मालियाती इदारों के, उन्हीं बैंक्स के और उन्हीं मुमालिक के कंसीडर होंगे। वो उन पैसों को उठाएंगे, उन पैसों को उठा के वो मुख्तलिफ मुमालिक में इन्वेस्ट करेंगे और तब तक इन्वेस्ट किए रखेंगे जब तक उनकी एक्चुअल अमाउंट्स रिकवर नहीं हो जाती, तब तक उन अकाउंट्स के ऊपर हमारा किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आपको जस्ट चंद रुपए मिल जाया करेंगे जो कि आपके मालियाती इदारे अगर समझेंगे बेहतर, अगर बेहतर समझा कि इस शख्स को अगर यार 1000 रुपये की ज़रूरत है, इसके डेली के अखराजात 1000 रुपये, चलो इसको दे दो, अगर उन्होंने समझा बेहतर तो वो एक एवरेज अखराजात की निकालेंगे, उस एवरेज के तहत एक अमाउंट आपको स्पेसिफिक दे दी जाएगी, जी आपने इसमें घर चलाना है, बाकी पैसे हमारे हैं, हम इनको उस वक्त तक यूटिलाइज करेंगे जब तक हमारे लोन्स रिकवर नहीं होते। उन पैसों को वो उठाएंगे, मुख्तलिफ ममालिक में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से इंटरेस्ट लेंगे और वो तब तक जो है उन्हीं के ही पैसे कंसीडर होंगे जब तक वो वहाँ से रिकवरी आपको नहीं मिलती। तब तक जो है आप डिफ़ॉल्टेड रहेंगे, तब तक जो है आपके बैंक अकाउंट्स के ऊपर, आपके इदारों के ऊपर, आपकी तमाम इनकम जनरेटेड जो है फर्म्स, कंपनीज, फैक्ट्रीज, उनके ऊपर आपका किसी किस्म का कोई कंट्रोल, कोई होल्ड नहीं रहेगा। ये है डिफ़ॉल्ट के वो ख़तरनाक असरात जो कि मेरे ख्याल में हर पब्लिक को समझने की ज़रूरत है। अब चाहे आप वोट ABC XYZ इमरान खान को दें, नवाज शरीफ को दें, जरदारी को दें या मौलाना फजल रहमान साहब को दें, आप चाहे वोट किसी को भी दें, आप वोट्स देते वक्त कम से कम ये चीज़ समझें कि आप वोट नहीं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं कि जाओ और मेरा मुल्क जाके बर्बाद करो, चाहे बात करो। आपका कहने का मतलब ये है कि
ये अयाशियाँ अगर करें तो हुक्मरान करें, ये करप्शन करें तो हुक्मरान करें, पाकिस्तान को लूटें तो हुक्मरान लूटें, लेकिन इसका असर सीधा सीधा आवाम के ऊपर पड़ रहा है। ये बातें नाज़रीन को सुनने वाली हैं और ये बातें आपके ऊपर कल को आने वाला है ऐसे मामला। अगर आप वोट देते हैं तो फिर सोच समझ के दीजिएगा, किसी को भी दीजिएगा, क्योंकि कल को ये आपके वोट का गलत इस्तेमाल करेंगे और यही सिचुएशन अब पाकिस्तान पे आई पड़ी है। नवीद भाई इंशाल्लाह इसके बाद बात करते हैं पंजाब की सूरत हाल पर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। पंजाब में जो सियासी कशमकश है उसका अहवाल जानते हैं। नवीद भाई ये ज़रा बताइएगा कि कल का लगे हुए हैं गवर्नर साहब, उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि डी-सीट कर देंगे ये परवेज़ इलाही साहब को, तो अभी तक तो कर नहीं सके, तो क्या ये कर सकेंगे? खलील भाई हमारा सबसे बड़ा मसला पता क्या है, हमारे यहाँ माशरे में जो हुक्मरान है ना, उन्होंने एक चीज़ सोच ली है, उनके जहन में एक बात बैठ चुकी है। बेसिकली इनको सबको कानून का भी पता है, रूल ऑफ लॉ का भी पता है, रूल्स का भी पता है, लॉ का भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग इनको पता है, इनको आइन का भी पता है। लेकिन इनके दिमाग में ना एक चीज़ बैठ चुकी है तमाम हुक्मरानों के। मैं एक बात करूँगा, मैं ABCD XYZ तमाम हुक्मरानों की बात करूँगा, अपनी पसंद नापसंद की बात नहीं करूँगा। इन तमाम हुक्मरानों के जहन में एक चीज़ बैठ चुकी है कि अवाम बेवकूफ़ है, कि हम इनको अपनी अपनी मर्जी के टीवी चैनल्स के ऊपर जो कहानी हमने इनको सुनानी है ना, उस कहानी पे ये मनोमन यकीन करेंगे, चाहे उस कहानी का ताल्लुक कानून और आइन से कहीं दूर दूर तक ना हो। इन लोगों का ईमान है इस चीज़ के ऊपर, हुक्मरानों का। अब वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, मुख्तलिफ मामलात के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर कानून मुख्तलिफ है। जैसे परवेज़ इलाही साहब अगर लेट्स सपोज वज़ीर आला हैं, तो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक किसी भी वक्त पेश की जा सकती है, चाहे कोई भी इजलास चल रहा हो, सिवाय बजट के इजलास के। ये आप किसी भी सीनियर कानूनदान से जाके आप ये चीज़ पूछ सकते हैं। सिवाय बजट इजलास के, जब बजट इजलास चल रहा हो जिसके अंदर जो है वो जो मुमलिकत के या जो सूबे के जो मामलात हैं उनके हवाले से जो चीज़ें तय की जा रही हों, या कोई ऐसा इजलास चल रहा हो जिसके अंदर कानून साजी की जा रही हो कोई, उस इजलास के चलते उस एजेंडे के ऊपर जब इजलास होगा तो उसके अंदर कोई भी पार्टी जो है वो तरीक़े अदम एतमाद पेश नहीं कर सकती। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ये समझें, तरीक़े अदम एतमाद जब पेश की जाती है, जैसे कि अभी आपको पता है कि 9 अप्रैल को यहाँ पे हुई तरीक़े अदम एतमाद वफाक में, तो उसका भी सिनेरियो ये था कि जो तरीक़े अदम एतमाद पेश कर रहे हैं उन्होंने अपनी पावर शो करनी है कि हमारे पास ये देखें ये नंबर पूरे हैं, इसलिए इसको हटा के अब हम ये हम अपना हुकूमत जो है ये हम बनाने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह से होता है। अच्छा, यहाँ पर अब PDM की क्या ज़िद है कि नहीं, तरीक़े अदम एतमाद पेश किए तो बंदे परवेज़ इलाही पूरे करें। भाई परवेज़ इलाही का हक ही नहीं बनता, आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि तेरे पास बंदे पूरे नहीं है, हमारे पास हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि इसके अंदर फिर गवर्नर जब एक तरीके अदम एतमाद का कहता है, एक अदम एतमाद के वोट के नाम, अपना वोट के नाम, एतमाद के वोट के नाम कहता है, तो वो इजलास चाहे कोई भी चल रहा हो, असम्बली का कोई भी सेशन चल रहा हो, उसके अंदर गवर्नर वो उसको एतमाद के वोट के नाम नहीं कह सकता। ये प्री डिफाइंड है, ये आइन और कानून के अंदर प्री डिफाइंड है कि गवर्नर एतमाद के वोट का नहीं कह सकता। वो एतमाद के वोट के लिए एक अलग सेशन कॉल करेगा, उस अलग सेशन के अंदर जो है वो गवर्नर जो है इंस्ट्रक्शन देगा वज़ीर आला को कि भी अब आप एतमाद का वोट लें। यही फार्मूला आपकी नेशनल असम्बली पे भी लागू होता है। अच्छा, जब वो गवर्नर या सदर जो है वो एतमाद के वोट के लिए कॉल करेंगे, सेशन कॉल करेंगे, उस सेशन के अंदर उस वज़ीर आज़म को या उस वज़ीर आला को अपने जो बंदे हैं, जो उसने अपनी जो उसकी अपना जो गिनती है उसने अपनी वो पूरी करनी है, लोग उसने पूरे करने हैं, ठीक है। अगर वो उनको पूरा करने में नाकाम रह जाता है तो फिर दूसरी पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है, भाई अब आप बनाना चाहें तो बना लें। फिर दूसरी पार्टी ट्राई करती है, ठीक है, अपोजिशन ट्राई करती है, अगर वो भी नहीं बना पाती तो फिर असम्बली तहलील हो जाती है। ये है सिंपल सा प्रोसीजर। अब अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इसको कभी यहाँ से खींचा जाता है, कभी यहाँ से खींचा जाता है,
कभी इसके अंदर ये स्टोरी घड़ी जाती है, कभी इसके अंदर ये स्टोरी घड़ी जाती है। क्यों कि हमारा हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमारा वर्कर हमसे इंटैक्ट रहे, ठीक है। अब वो इंटैक्ट कैसे रहेगा? वो रहेगा कि जी अपनी पार्टी की जीत के साथ वो इंटैक्ट रहेगा। वो जब अपनी पार्टी को जीतता देखेगा, अपनी पार्टी को जो है वो उसकी देखेगा कि ये जो जीत रही है, ये तो सियासी मैदान में जो है वो अपना बजाय इसको रुसवाई के, इसको नाकामी के, इसको जो है वो जीत अपना नसीब हो रही है और ये अपोजिशन को या मौजूदा हुकूमत को जो है घुटने टेकने में मजबूर करे, तो वो पॉलिटिकल वर्कर जो है इंटैक्ट होगा, उसके साथ मज़ीद इंटैक्ट होगा। अच्छा, अपने अपने पॉलिटिकल वर्कर को, अपने अपने फेवरेट लोगों को या जो अपने पार्टीज़ को पसंद करते हैं, उनको खुद के साथ जोड़े रखने के लिए हर पार्टी रोज़ एक नया झूठ बोलेगी, रोज़ एक नया ड्रामा करेगी। ये सियासी कशमकश खलील भाई चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये कभी अदालतों में जाएंगे, अदालतों से निकलेंगे, असम्बली में आ जाएंगे, असम्बली से निकलेंगे, अदालतों में चले जाएंगे। मकसद इसका सब कुछ वही है कि जो पहले 2 सवाल पूछे हैं ना, जो हमारे मुल्क का मेन इशू है, उसको कोई भी ऑन नहीं करना चाहता, उसको कोई भी ऑन नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं एट दी एंड जब ये अनाउंस हो के हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, सब कहें जी देखो जी मेरा कसूर तो था ही नहीं इसमें। मतलब ये मानने के लिए एग्री नहीं है, हर बंदा ये कहता है। ये 2 पार्टियां कह लें, एक साइड पे पीटीआई और दूसरी साइड पे पीडीएम, दोनों ये कह रही हैं जी कि इसकी जिम्मेदारी हम लेना ही नहीं चाहते और बिल्कुल ये इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहते जी, कोई भी नहीं जाना चाहता। इसका मतलब ये है कि 23 तारीख को जो असम्बलियां डिसॉल्व होने जा रही हैं, में भी हो सकता है। सर बात खलील भाई, बात ये है कि देखें, गवर्नर वज़ीर को डी सीट नहीं कर सकता, वो उसको सेशन बुलाने का कह सकता है, सेशन बुलाओ, एतमाद का वोट लो। ऑलरेडी जब सेशन चल रहा है तो उसमें सेशन कैसे बुलाया जाएगा? ऑब्वियसली सेशन खत्म होगा तो नया सेशन कॉल होगा। अगर जब नया सेशन गवर्नर ने कॉल कर दिया, इन केस ये सेशन खत्म हो गया, आज आप कल सेशन कॉल कर देते हो, फिर अगर उसके ऊपर वज़ीर आला अमल नहीं करता, फिर उसको डी सीट किया जा सकता है, ये बात ठीक है। लेकिन सेशन चल रहा है, उस सेशन के दौरान, उसी सेशन के अंदर आप कहो एतमाद का वोट लो, वो नहीं हो सकता। अगर उसी फार्मूले के चलते आप उसको डी सीट कर भी देते हो तो मामला चला जाएगा अदालतों में। अदालतों से कोई भी फैसला आए, उस फैसले के अगेंस्ट फिर एक और नई कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। देखे ना, 2 काम क्यों किए गए? अदम एतमाद की तहरीक भी पेश की गई, एतमाद के वोट का भी कह दिया गया। अच्छा चलो, यहाँ से बात ना बने तो यहाँ से बना लो, यहाँ से ना बने तो यहाँ से खींच लो, रस्सी को वहाँ से नहीं खींचती तो यहाँ से खींच लो, अवाम को यहाँ से जलील नहीं करना तो यहाँ से जलील कर लो, इधर से कंफ्यूज नहीं करना तो इधर से जलील कर लो। मकसद सबका एक है, इलेक्शन किसी को भी नहीं चाहिए, इलेक्शन में कोई भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि इलेक्शन करा के जैसे ही जो हुकूमत इस टाइम इक़्तिदार में आ रही है, या मौजूदा हुकूमत जो इक़्तिदार के अंदर बैठी है, अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है या नहीं आती, दोनों सूरतों में ये सारा जो सिनेरियो हम अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस करके बैठे हैं कि डिफ़ॉल्ट और हमारे मुल्क की जो रिज़र्व्स हैं, जो कि इस टाइम एक डेड कंडीशन के ऊपर पहुँच चुके हैं, उन सब से आवाम की तवज्जो उठाई जाए और कल को ब्लेम गेम की जाए, उसने किया था, इसने किया था, खलील ने किया था, नवीद ने किया था, इस बच्चे ने किया था, इस कैमरा मैन ने किया था। तो ये सारी ब्लेम गेम एक दूसरे के ऊपर डालने की सिर्फ कार्रवाई है और कुछ भी नहीं है। बेसिकली मेन इशूज़ से, पब्लिक की नज़र मेन इशूज़ से हटाकर नॉन इशूज़ पे कन्वर्ट करने की ये एक ट्राई है और कुछ भी नहीं। शुक्रिया नवीद भाई टाइम देने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही था कि आवाम को आगाही दी जाए और जो हमारे हुक्मरान हैं उनका जो मकरूह चेहरा है, जो जैसा वो करते हैं, वो आपके सामने लाने का है कि मुल्क इस टाइम डिफ़ॉल्ट कर चुका है और डिफ़ॉल्ट के बाद क्या होने वाला है, ये सारी की सारी आज के प्रोग्राम में हमने आपको क्लियरिटी कर दी है। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट इसको हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में हम इसको टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कंसीडर कर सकते हैं टेक्निकली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होते हैं। आप मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।